ये दूसरी बार है तुमने मेरे कंधे पर हाथ रखा, लेकिन फर्क ये है कि इस बार तुमने मेरे को कोई ऑर्डर नहीं दिया। एक स्माइल आती है और फिर मिस्टर बींग भी वहाँ से चले जाते हैं। मिस्टर बेक जिन्हों को इस चीज के लिए थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर हेलीकॉप्टर आता है इन सभी लोगों को वापस ले जाने के लिए, जिसके बाद जिन्वू मिस्टर बेक से कहता है कि मेरे को थोड़ा सा और समय लगेगा, मैं बाकी जो काम पीछे छूट गए हैं उसको फिनिश करके आ जाऊँ। मिस्टर बेक भी कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। तभी वो आसमान में देखते हैं तो काफी सारे जो यहाँ पर एंट मॉन्स्टर्स होते हैं वो उड़ के यहाँ से जा रहे होते हैं। मिस्टर बेक कहते हैं क्या ये लोग अभी तक खत्म नहीं हुए हैं क्या? जिन्वू कहता है अरे यार ये भी है क्या, चलो कोई नहीं, अभी मैं इन लोगों को खत्म कर देता हूँ। जिसके बाद जिन्वू यहाँ पर अपने शैडो सोल्जर कैजल को बुलाता है और कैजल पे बैठ जाता है। वो मिस्टर बेक से कहता है कि ठीक है बाद में मिलते हैं, और फिर वहां से उड़ के चले जाता है। इसको देखकर मिस्टर बेक तो काफी ज्यादा हैरान होते हैं। हम लोग कैजल को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा तेजी से जितने भी एंट मॉन्स्टर्स उसकी रेंज में आ रहे होते हैं उनको सभी को निपटा रहा होता है। इसके बाद शिप नंबर 177 को दिखाया जाता है जहाँ पर गोटो रियोजी के जो टीममेट्स होते हैं वो सभी लोग उस बंदे से अभी भी पूछ रहे होते हैं। वो तो अभी भी बहुत ही ज्यादा परेशान होता है, डरा हुआ होता है। वो कहता है वो मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, तुम लोग समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुमने उसको देखा नहीं कि उस बास्टर्ड ने किस तरीके से मिस्टर गोटो रियोजी को मार दिया। ऐसा कोई भी तरीका नहीं है कि हम उससे जीत पाए। ये रेड फेल्ड हो गई और इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा हंटर नहीं है जो उस बीस्ट को हरा पाए। तभी मिस्टर सागमितो उससे कहते हैं कि चुप रहो, इतनी चिंता क्यों कर रहे हो, और वैसे भी जेजो आइलैंड की जो रेड है वो पहले ही खत्म हो चुकी है। ये बात सुनकर कहते हैं कि क्या? तभी यहाँ पर एक एम्प्लॉय आता है, वो बोलता है कि काफी सारी एंड्स आ रही हैं। वो कहता है क्या अभी भी कुछ बाकी रह गए हैं? जो बाकी सभी यहाँ पे शिप्स होती हैं वो सभी लोग लड़ाई के लिए तैयार होती हैं। इसके बाद हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि डंजन के अंदर वापस जाता है। वहाँ पे जितने भी एक्स होते हैं उसको खत्म कर देता है, साथ ही में यहाँ पर जितने भी एंड मॉन्स्टर बचे हुए होते हैं अपने शैडो सोल्जर की मदद से उन लोगों को भी निपटा देता है। जिन्वू भी काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद जिन्वू अपनी इन्वेंटरी में से एक बहुत बड़ी तलवार निकालता है और एक ही झटके में यहाँ पर आसपास जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं, जितने सब कुछ बचा हुआ होता है, उन सभी को खत्म कर देता है। जिन्वू कहता है ये तो कमाल की है यार, मैं तो अपनी इन्वेंटरी में वैसे ही बहुत सारे सामान रखा हुआ हूँ, मैं तो उनको इस्तेमाल भी नहीं करता हूँ, मेरे को उनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अगले सीन में फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर के डायरेक्टर को दिखाया जाता है, डेविड ब्रेनॉन को। तो यहाँ पर जो माइकल कॉर्नर होता है वो डेविड से बोलता है वैसे क्या आपने ये वीडियोस देखी? वो जिन्हों की वीडियोस क्लिप दिखा रहा होता है उसको। वो कहता है कि अब ये क्या चीज है, जिसपे वो हंटर बोलता है कि हाँ मैंने ये वीडियो बहुत बार देखी। माइकल से बोलता है कि माइकल तुम जानते हो? जिस पर माइकल बोलता है हाँ वैसे क्या एक हंटर हजारों बीस्ट को समन करके उनको कमांड दे सकता है? क्या ऐसा हो सकता है सर? और मेरे को लगता है कि साउथ कोरिया में ऐसा जो टैलेंट है वो सिर्फ वेस्ट हो रहा है। साउथ कोरिया उनके लिए बहुत ही ज्यादा छोटी कंट्री है। जिस पर डेविड भी कहता है हाँ मैं तुम्हारी इस बात से सहमत हूँ, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वो उसको फाइल देता है। इस फाइल के अंदर सांग जिनवू की सारी डिटेल्स है। जिसके बाद इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत और बातचीत होती है और जो माइकल होता है वो डेविड को सारी बातें बताता है जो भी इस फाइल में होती है, किस तरीके से सांग जिनवू के किस तरीके से बड़े बड़े हंटर्स को निपटा दिया और भी जो भी यहाँ पर इंसिडेंट हुए होते हैं उन सबके बारे में। ये बात सुनने के बाद डेविड कहता है तो ये बात है, चलो ठीक है देखते हैं क्या कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग फिर से जिन्वू को देखते हैं डंजन के अंदर जो कि फाइनली अब लेवल 100 पर पहुंच गया होता है। और फिर जिन्वू यहाँ पर आसपास जितने भी एंट मॉन्स्टर्स पड़े हुए होते हैं उनको भी अपने शैडो सोल्जर्स में ऐड कर रहा होता है। जिन्वू एक मॉन्स्टर के पास जाकर जब उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है वो कहता है यार ये इतना ज्यादा अंधेरा क्यों हो गया? तभी वो देखते हैं तो कहता है अच्छा तो मैं इसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर रहा था, शायद इसलिए ऐसा हुआ हो, या शायद एक्सट्रैक्शन फेल्ड हो गया। तभी पीछे से आवाज आती है आई एम बैक। जिन्हू कहता है ये तो काम कर गया। जिन्हू का सिस्टम उसको बताता है कि शैडो एक्सट्रैक्शन जो है सक्सेसफुल हुआ। जिन्हू कहता ओह मुझे कुछ सेकंड के लिए तो लगा कि ये चीज फेल हो गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और सभी जो यहाँ पे मॉन्स्टर्स होते हैं वो जिन्हू के एक शैडो सोल्जर के रूप में ट्रांसफर हो गए होते हैं। और इन एंट मॉन्स्टर का जो बॉस होता है, मेन एंट मॉन्स्टर जो कि सबसे ज्यादा ताकतवर था, उसको भी जिन्हू अपने शैडो आर्मी में ऐड कर लेता है। उसके बाद वो जिन्हू से बोलता है कि मेरे किंग मेरे को मेरा नाम दीजिए। जिन्हू थोड़ा सा सोच विचार करता हुआ कहता है यार अब इसका नाम क्या दूं? इसका नाम बेरू सही रहेगा। जिसके बाद जिन्हू उसको बताता है कि तुम्हारा नाम बेरू है। बेरू भी अपना नाम सुनने के बाद कहता है थैंक यू मेरे मास्टर। जिन्हू जो क्यून एंड मॉन्स्टर होती है उसके पास जाता है उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और जैसे ही अराइज बोलता है आसपास जितने भी उसके शैडो सोल्जर होते हैं, जो मॉन्स्टर्स बने होते हैं शैडो, वो सभी के सभी जिन्हों के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। जिन्हों कहता है यार एक मिनट मेरी पावर इनके ऊपर कमजोर हो रही है क्या? तभी जो बेरू होता है वो जिन्हों को बताता है कि एक्चुअल में जो क्यून है इनकी ही पावर इनहेरिट की गई है। तो जो क्यून है वो पूरी कॉलोनी पर रूल करती है। इस पे जिन्हों कहता है अच्छा तो इसका मतलब ये है कि जब तक क्यून जिंदा रहेगी तब तक इसके पास पावर है कि ये एंट्स को कमांड कर। बेरू कहता हाँ बिल्कुल। क्यून की जो माना होती है
वो वैसे तो कम होती है और क्वीन की जो माना है वो ज्यादातर समय रिप्रोडक्शन के लिए ही इस्तेमाल की जाती है, और यही वजह है कि इसके पास कम माना है और अब इसकी जो बॉडी है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। जिन वो कहता है फिर तो ये लड़ाई में काम ही नहीं आएगी। बेरू कहता हाँ आपने सही कहा मेरे मास्टर। जिस पे जिन्हों कहता है चलो ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जो कमांडर्स है मेरे को इनकी जरूरत नहीं है, और वो सभी को जितने भी यहाँ पर कमांडर्स होते हैं मॉन्स्टर नॉर्मल वाले, उनको कहता है कि टर्मिनेट एक्सट्रैक्शन, और अपने शैडो आर्मी में से उनको रिमूव कर देता है। उसके बाद जिन्वू अपने जो शैडो आर्मी होती है उनके पास जा रहा होता है, जो की यहाँ पर जितने भी जरूरी स्टोन्स होते हैं उनको कलेक्ट कर रहे होते हैं। जिन्वू उन लोगों को तो बोलता है कि ये स्टोन कलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इनको रहने दो, क्योंकि जेजू आइलैंड के रिकंस्ट्रक्शन के लिए और जितने भी यहाँ पर डैमेजेस हुए हैं उनकी भरपाई करने के लिए ये उन लोगों के लिए जरूरी है। ये बात सुनने के बाद जिन्वू जो शैडो आर्मी होते हैं तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया। जिन्वू वहाँ पर जो बेरूज का कॉर्प्स होता है उसको उठाता हुआ कहता ये मेरे लिए काफी है, बस इसे रख लेता हूँ। उसके बाद जिन्वू बेरू से पूछता है कि बेरू वैसे तुमको क्या मालूम है यहाँ पर कितने सारे एंट्स थी। बेरू उनको बताता है कि हाँ अटैक से पहले यहाँ पर 8700 थी और अप्रोक्सीमेट जो 4000 है वो सर्वाइव कर गई मेरे मास्टर। जिन्वू अपने मन में सोचता करता हो, इसका मतलब ये है कि मेरे को बैटल में थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, उनमें से थोड़े बहुत जिंदा रह गए। जिन्वू उससे बोलता है कि वैसे क्या तुम बाकी जो बचे हुए एंड मॉन्स्टर है उनको खत्म कर दोगे। फिर बेरू बोलता है अगर आपका ये ऑर्डर है तो बिल्कुल मेरे मास्टर, मैं आपका काम कर दूंगा। हम लोग शिप पे बाकी सभी हंटर्स को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ उड़ने वाली एंड्स मॉन्स्टर को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं जल्दी फायर करो, और वो सभी लोग उन लोगों के ऊपर अटैक करते हैं ताकि उन लोगों को खत्म कर सके। सभी लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे होते हैं। ये लोग आसमान में देखते हैं तो जो एंड मॉन्स्टर होते हैं वो अपने आप ही मर रहे होते हैं, कट रहे होते हैं बीच। ये देखकर वो लोग हैरान होते हैं, कहते हैं क्या ये अपने आप ही कैसे मर रहे हैं, इनको कौन मार रहा है, और वो भी इतनी ज्यादा तेजी से। आखिरकार क्या चीज है, आखिरकार इस धरती पर चल क्या रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि असल में ये सब कुछ तो कैजल कर रहा होता है, जिसके ऊपर जिन्वू बैठा हुआ होता है, और कैजल काफी ज्यादा स्पीड से उन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा होता है। साउथ कोरिया में से सभी एंट मॉन्स्टर्स जो कि बच गए थे उनको खत्म करने में लगभग 2 दिन लगे, और कुछ एंट मॉन्स्टर्स चाइनीज कंट्री के एरिया में भी पहुंच गए थे, जहाँ पे चाइनीज कंट्री के शिप्स होते हैं वो उनको खत्म करने के लिए पहुंच गए होते हैं। वो शिप उनके ऊपर अटैक नहीं करते हैं, बल्कि उन लोगों की जगह एक हंटर होता है जो उन सभी एंट मॉन्स्टर्स मारने के लिए तैयार होता है, और फिर उन लोगों के ऊपर अटैक करके उनको खत्म कर देता है। हालांकि हमको इस हंटर का चेहरा नहीं दिखाया गया था, लेकिन वो हंटर बोलता है ये सभी बीस्ट्स तो सिर्फ नॉर्मल है। सांग जिन्वू इन एंड मॉन्स्टर से फाइट करने के बाद भी जिंदा है, मतलब कुछ बात तो है। इसके बाद अगले सीन में स्कैवेंजर गिल्ड के गिल्ड मास्टर थॉमस एंड्रे को दिखाया जाता है, जहाँ पर उनके एक असिस्टेंट लायरा उनके पास आती है और उनसे बोलती आपको क्या लगता है सर इसके बारे में। तो वो लोग भी यहाँ पर जिन्वू की बातें कर रहे थे, क्योंकि पूरे न्यूज में पूरी दुनिया के जितने भी न्यूज चैनल होते हैं इसी चीज को कवर अप कर रहे होते हैं कि किस तरीके से जिन्वू ने यहाँ पर उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया। थॉमस एंड्रे बोलता है कि मिस्टर वांग और सांग जिन्वू एक इंसिडेंट की वजह से कनेक्टेड है, और ऐसा हो सकता है कि वांग डोंग सू के जो ओल्डर ब्रदर था उसका मर्डर सांग जिन्वू ने किया हो, और इसीलिए मिस्टर वांग डोंग सू अपना बदला लेने की सोच रहा है। और अगर ये बात सही भी हो कि ये सब कुछ हुआ था तो सांग जिन्वू से मिलना थोड़ा सा कठिन होगा। लायरा उनसे पूछती है कि अगर वो दोनों फाइट करेंगे तो आप क्या करेंगे। थॉमस एंड्रे कहता है लायरा तुम जानती हो मिस्टर वांग डोंग सू स्कैवेंजर गिल्ड की प्रॉपर्टी है, और स्कैवेंजर गिल्ड मेरा है, और मैं ऐसे किसी को भी नहीं छोड़ता हूँ जो कि मेरी प्रॉपर्टी के साथ छेड़खानी करने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो गवर्नमेंट ही क्यों ना हो। तो जेजू आइलैंड के इस रेड में जो टनल था उसके अंदर जितने भी आइटम्स, जितने भी क्रिस्टल्स, जो कुछ भी उन मॉन्स्टर्स को मरने के बाद बचे थे, वो उन सभी को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। तो हेलीकॉप्टर से यहाँ पर सभी लोग नीचे उतर जाते हैं, जो भी हंटर्स वगैरह होते हैं। तो इनमें से जो हंटर होता है वो अपनी स्टोरी यहाँ पर सुना रहा होता है, अपनी बड़ी तारीफ कर रहा होता है। तो उसका जूनियर बोलता आपकी कहानी सुन के मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन मिला। और जब ये लोग यहाँ पर सर्च कर रहे होते हैं कहाँ कहाँ पे आइटम्स पड़े हुए हैं, तभी इन लोगों के ऊपर कुछ एंट मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनमें से जो एक हंटर होता है वो उस एंट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। एक्चुअल में लीडर होता है लोग। तभी ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा इंसान आ गया होता है, जिसको देखकर ही सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं कि आखिरकार अभी ये कौन है। तभी उनका लीडर पूछता है कि तुम कौन हो। लोग आपस में बात करने रहते हैं, क्या ये कोई इंसान है या कोई मैजिक बीस्ट। रुको रुको फायर मत करना। इनका लीडर भी कहता है हाँ रुको रुको रुको, पहले हमको इससे बात कर लेने दो, अभी इसके ऊपर शूट मत करना। तभी वो बंदा आगा इन लोगों को कुछ बोलता है। ये सभी लोग देखे काफी ज्यादा हैरान होते हैं, कहते हैं क्या एक बीस्ट बोल सकता है। तभी वो एक चुटकी बजाता है, और जैसे चुटकी बजाता है इन सभी के माइंड में कुछ होता है, और ये सभी लोग देखते ही देखते यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं।
तभी इन लोगों के पीछे से एक और बंदा आता है। फिर ये लोग आपस में बात करने लग जाते हैं यहाँ पर कि क्या तुमको चेक करना चाहिए। हाँ, मेरे को उसकी पावर थोड़ी बहुत तो महसूस हुई थी, उसकी पावर काफी ज्यादा थी। मुझे नहीं मालूम कि आखिरकार क्यों वो इंसानों की मदद कर रहा है। तभी जो मैजिक बीस्ट टाइप का जो यहाँ पर बंदा होता है वो कहता है कि मुझे भी नहीं मालूम कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और अगर तुम इतने ज्यादा क्यूरियस हो रखे हो तुम खुद क्यों नहीं जाके पूछ लेते हो। और ये जगह कितनी ज्यादा यहाँ पर बदबू आ रही है। और जो ब्लू कलर वाला एलियन होता है वो बोलता है कि हंट तो शेड्यूल के हिसाब से शुरू होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मैजिक करता है और सामने एक पोर्टल ओपन हो जाता है। जाते जाते वो उस बंदे से कहता है कि इस प्लेस को जितना जल्दी हो सके छोड़ दो, ये अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या करना है। और ऐसा कहकर फिर वहां से चला जाता है। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पर थोड़ा बहुत सोचता विचारता है, फिर कहता है चलो ठीक है मैं भी चलता हूँ यार, यहाँ पर तो मेरे को वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है और कोई काम की चीज मेरे को दिख भी नहीं रही यहाँ पर। और फिर जेजू आइलैंड के रेड के खत्म होने के कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। तो आज यहाँ पर जो लोग जेजू आइलैंड के रेड में मरे थे उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग आए हुए होते हैं। जिन्वू भी आया हुआ होता है और सभी लोग जिन्वू के ही फोटो खींच रहे होते हैं। जिन्वू अब काफी ज्यादा फेमस हो गया था, हर जगह जिन्वू की ही बातें चल रही थी। काफी सारे लोग कह रहे थे कि जिन्वू ने बहुत ही बेहतर किया। मैं तो उसकी स्किल्स देख के काफी ज्यादा हैरान था। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि आखिरकार कैसे कोई इतने सारे बीस्ट को समन कर सकता है। हम लोग पिछले 10 साल से इन एंड से फाइट कर रहे थे पर हम जीत नहीं पाए, और जिन्वू देखो किस तरीके से आया, उसने खत्म कर दिया। ये तो काफी बेहतर इंसान है। और भी काफी सारे लोग इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि लोगों ने जब जिन्वू एस रैंक का हंटर बना था उसके बाद से पहली बार उसको एक्शन में देखा था कि जिन्वू की स्किल्स क्या है, वो किस तरीके से लड़ता है। और इसी वजह से काफी सारे लोग उसके फैन भी बन गए हैं। लोग बातें कर रहे होते हैं कि क्या इसको एक नेशनल लेवल का हंटर मान लेना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से फाइट स्किल्स थी, जिस तरीके से ये उतने पावरफुल एंड मॉन्स्टर से लड़ा, वो तो काफी ज्यादा अमेजिंग थी। और भी इसी तरीके से इंटरनेट पे बातचीत चल रही होती है, जिन्वू के बारे में लोग बात कर रहे होते हैं। और जैसा कि अच्छाई के साथ साथ बुराइयां भी आती हैं, तो काफी सारे लोग जिन्वू की तारीफ भी कर रहे थे, लेकिन काफी सारे लोग उसको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। उसको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ रहा था। लोग बातें कर रहे थे कि क्या होता अगर जिन्वू रेड में काफी समय पहले ही आ गया होता, या वो शुरुआत से ही रेड में रहता, तो शायद हम लोग काफी अच्छे लोगों को बचा सकते थे। गोटो, रियोजी, मिन ब्यूंग, इन सब लोग नहीं मरते। आखिरकार जिन्वू ने रेड को बीच में ही क्यों ज्वाइन किया? अगर वो शुरुआत से सब कुछ कर लेता तो काफी सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी, शायद इन सारे लोगों की जान जाती भी नहीं। और भी लोग कई प्रकार की बातें कर रहे थे जिन्वू के बारे में। काफी सारे जो लोग हैं वो जिन्वू के सपोर्ट में भी थे, लेकिन काफी सारे लोग उसके अगेंस्ट भी थे। लोगों ने काफी सारे लोग गवाया था। और जब जिन्वू ब्यूंग को श्रद्धांजलि देकर वापस आ रहा होता तभी रास्ते में मिस्टर बेग जिन्वू से बोलते हैं कि जिन्वू, मेरे को लगता था कि एक सिंगल हीरो कभी भी युद्ध को खत्म नहीं कर सकता अपने दम पर, लेकिन मैंने जो अभी रिसेंटली देखा तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। थैंक यू जिन्वू। तो मिस चाइन की भी जान बच गई होती है। तो मिस चाइन जिन्वू की तरफ देखती है, जिन्वू भी उनकी तरफ देखता है, और फिर मिस चाइन पत्नी भाई क्यों शर्माने लग जाती हैं। अब जिन्वू उनको देख कर कहता है भाई ये इन्हें क्या हो गया। अब वो भी बेचारा कंफ्यूज होता है कि मैं क्या बोलूं। तो 5वें जेजू आइलैंड की रेड में टोटल 4800 हंटर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और उन हंटर्स में से 727 ऐसे हंटर्स थे जो कि रीअवेक्ड हुए थे, और उनमें से 64 अवेक्ड हंटर्स और 32 सिविलियंस मारे गए। हालांकि लोग तो इसमें भी काफी सारे मारे गए, लेकिन जो हमने प्रीवियस अटेम्प्ट्स किए थे जेजू आइलैंड पे रेड करके, जो पहले 4 रेड्स किए थे उनके कंपैरिजन में इस बार जो 5th रेड थी इसमें काफी कम लोग मारे गए हैं। इसके बाद हम लोग कुछ देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर गो और जिन्वू आपस में बात कर रहे होते हैं। वो बैठे हुए होते हैं। मिस्टर गो जिन्वू से बोलते हैं तो तुम्हारी प्लानिंग है कि तुम अपना खुद का गिल्ड खोलोगे। वैसे मैं तुमको बता दूं कि एक सर्टिफाइड एस रैंक के हंटर को गिल्ड मास्टर लाइसेंस की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तुम एसोसिएशन को अगर सिर्फ एक फोन कॉल भी कर दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। जिन्वू उनसे बोलता है कि ठीक है। जिन्वू अपने मन में सोच रहा होता है ओ तो एस रैंक के हंटर होना काफी ज्यादा फायदेमंद है। मिस्टर गो जिन्वू से बोलते हैं कि क्या वैसे तुम जेजू आइलैंड के चारों तरफ कोई बैरियर कास्ट कर सकते हो? इस पे जिन्वू बोलता है बैरियर पर क्यों? मिस्टर गो उसको बताते हैं कि जब हमने सोल्जर्स एंड हंटर्स को वहाँ पर डंजन को क्लियर करने के लिए भेजा था तो उनको वहाँ पर काफी सारे स्टोन्स और काफी सारी जो कीमती चीजें थी उसको इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन जब वो सब कुछ कर रहे थे उसी दौरान वो लोग बेहोश हो गए। और ऐसा नहीं था कि वो कमजोर हंटर्स थे,
वहाँ पर ए रैंक के और बी रैंक के हंटर्स भी थे। मुझे नहीं मालूम ऐसा क्या हुआ, लेकिन वहाँ पर कुछ उन लोगों के साथ ऐसा हुआ। अब मुझे एग्जैक्टली उन लोगों ने कुछ नहीं बताया। वो लोग बता रहे थे उन लोगों को एक्चुअल में कुछ भी याद ही नहीं था। वो लोग बता रहे थे कि वो लोग हर वो चीज भूल गए जो भी बेहोश होने से पहले हुई थी उनके साथ, और जब वो दोबारा होश में आए तो वो उससे पहले की हर एक चीज भूल चुके थे। उनको बस उसके बाद का याद था। तो इसलिए मेरे को लगा कि क्यों ना हम वहाँ पर चारों तरफ उस आइलैंड के कोई बैरियर लगा दें, ताकि हम लोग को इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत ना हो, जिसमें जिन उनको बताता कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर को कहते हैं चलो ठीक है, मेरे को ऐसा लगा ही था। जिनू उनसे बोलता है कि वैसे कि हंटर्स ने आपको कुछ और बताया। मिस्टर को कहते हैं कि नहीं, जैसे कि मैंने तुमको बता दिया था कि वो लोग बेहोश हो गए थे, उससे पहले का उन लोगों को कुछ भी याद नहीं है, तो उन लोगों ने शायद उनको कुछ बताया भी नहीं। जिनको अपने मन में सोच रहा होता है कि यार एंड्स ने अपने पीछे कुछ ट्रैप्स छोड़ दिए हैं, आखिरकार वो क्या चीज होगी। मिस्टर गो और जिन्नू जब बातें कर ही रहे होते हैं, तभी एसोसिएशन का जो एक मेंबर होता है वो मिस्टर गो के पास आता है, उनको बताता है कि आपसे कोई गेस्ट मिलने के लिए आया है। जिस पर मिस्टर गो कहते हैं चलो ठीक है मैं आता हूँ, और जिन्नू से बोलते हैं मेरा एक गेस्ट समय से पहले ही आ गया है तो मेरे को चलना चाहिए। जिन्नू को उसका समय देने के लिए थैंक्स बोलते हैं, जिसपे जिन्नू कहता है कि अरे नहीं आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर मिस्टर को वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद जिन्नू जब अपनी कार के पास जा रहा होता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है। वो जिन्नू से कहता है कि मिस्टर सांग जिन्नू, मेरे को आपसे कुछ बातें करनी है। मेरे को आपसे मिलकर अच्छा लगा मिस्टर जिन्नू। मेरा नाम एडम वाइट है और मैं फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स से आया हूँ। वहाँ पर मैं एक सीनियर ऑफिशियल हूँ। वो अपने मन में सोचते हो कहते क्या द फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स, अब इनको क्या काम है मेरे से। तो यहाँ पर जो एडम होता है वो जिन्नू से कहता है कि तुम सिर्फ मेरे को इस नंबर पे कॉल कर देना। एडम जिन्नू से बोलता है कि मैं तुमसे माफी चाहूंगा कि मैं तुम्हारे सामने एकदम से इस प्रकार से आ गया, लेकिन यार तुमको ट्रैक कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। मैं तुम्हारे ऑफिस में भी गया था बट तुम तो वहाँ पे रुके ही नहीं। तुमको ट्रैक कर पाना भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो मेरे को तुम यहाँ पर मिले तो मैंने तुमको यहाँ पर रोक लिया। इसलिए जिन्हों अपने मन में सोच रहा था ये मेरे ऑफिस क्या करने गया था, तो कहीं ये वही इंसान तो नहीं है ना जिसके बारे में योजिन बात कर रहा था। फिर जिन्वो उससे पूछता है कि वैसे तुमको मेरे से काम क्या है। एडम जिन्वो को बताता है मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। जिन्वो कहता है इन्फॉर्मेशन, किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन, जिस पर एडम जिन्वो को बताता है कि मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, शायद ही इस कंट्री या शायद इस दुनिया में कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होगा जो आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। जिसपे जिन्वो उससे पूछता है कि आखिरकार तुम इस प्रकार के इन्फॉर्मेशन मेरे को ही क्यों देना चाहते हो। एडम उसको बताता है क्योंकि हमको आपके जैसे स्पेशल इंसानों को ऐसी इन्फॉर्मेशन देने में काफी ज्यादा फायदा है। वैसे हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर है एक्चुअली वो आपसे मिलना चाहते हैं। आपने जेजू आइलैंड के ऊपर जो कारनामा करके दिखाया है उससे वह काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए और इसीलिए वो आपसे मिलना चाहते हैं। मिस्टर जिन्वू मैं जानता हूँ कि आपके लिए इस प्रकार से ये सब कुछ हो पाना एक तरह से अनप्रिडिक्टेड है, लेकिन बाकी जो कुछ भी है हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर है वो आपको सब कुछ समझा देंगे। तो चलेंगे आप मेरे साथ? वैसे मेरी कार बगल में ही खड़ी है, अगर आपको उनसे मिलना है तो आप हमारे साथ चल सकते हैं।